आज़ाद का बौद्धिक विकास। यद्यपि अपने दल में आज़ाद सबसे कम पढ़े लिखे थे, तो भी बौद्धिक विकास की दृष्टि से वे किसी से कम न थे। हिंदी के समाचार पत्रों को नियमित रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना उनका स्वभाव हो गया था। अंग्रेजी के पत्रों और पुस्तकों को भी वे किसी साथी से पढ़वाकर सुनते समझते रहते थे। इससे उनका सामान्य ज्ञान बहुत से लोगों से बड़ा चढ़ा था। इस तथ्य का विवेचन करते हुए श्री भगवान दास माहौर ने लिखा है, आज़ाद के साथियों में उनके नेतृत्व में काम करने वाले में से शायद ही किसी को उनसे कम स्कूली शिक्षा मिली होगी। शायद ही कोई उनसे अधिक गरीबी की दशा में उत्पन्न हुआ होगा। उनके साथ उनके पिता, भाई या अन्य किसी संबंधी की देशभक्ति, त्याग, तपस्या, वीरता या अन्य किसी प्रकार के बड़प्पन की छाया भी नहीं लगी हुई थी। अमर शहीद भगत सिंह आदि अपने साथियों में उन्होंने नेता का पद पुस्तकीय ज्ञान के बल पर नहीं, वरन अपनी व्यवहारिक सूझबूझ, अदम्य साहस और सर्वोपरि अपने साथियों की सुख सुविधा की हार्दिक चिंता रखकर ही पाया था। अपने साथियों और संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में केवल एक राजनीतिक मूल्य के रूप में ही नहीं, एक व्यक्तिगत भाव मूल्य के रूप में घर कर लेने के अपने गुण में ही आज़ाद की सफलता निहित थी। उनके अकृत्रिम स्नेहपूर्ण व्यवहार ने ही उन्हें साथियों का प्रिय नेता बना दिया था और उनके हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर दिया था कि वे आज़ाद के संकेत मात्र पर प्राण देने को तैयार रहा करते थे। दल में आज़ाद के नेतृत्व को स्वीकार करने के संबंध में कभी कोई झंझट या झगड़ा नहीं हुआ। श्री अर्जुन अरोड़ा ने आगरा में श्री राधा मोहन गोकुल जी स्मृति समारोह के अवसर पर कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझे 2 पुस्तकें दी, ABC ऑफ कम्युनिज्म और सोवियत रूस की 5 वर्षीय योजना। उस समय एक बम के धड़ाके से हाथ घायल हो जाने के कारण मैं फरार था। आज़ाद ने तब कहा कि तुम अब पुलिस में हाजिर हो जाओ, मुकदमा चलेगा, सफाई दी जाएगी, 3-4 वर्ष की सज़ा हो जाएगी, उसे काटकर मजदूरों में काम करना, तुम्हारे पास तो अभी लंबी जिंदगी है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि मनुष्य की महानता बहुत कुछ उसके हार्दिक भावों, सच्चे प्रेम और बिना मांगे सहयोग पर ही आधार रखती है। खेद का विषय है कि आजकल राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्तित्व का बहुत अभाव हो गया है। इस समय तो गुटबंदी ही नहीं, दल बदल तक धूमधाम से चल रही है। स्वार्थपरता की लहर इतने वेग पर है कि किसी की आंतरिक सच्चाई पर विश्वास करना कठिन हो गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए घोर अभाव में पला हुआ, अपने त्याग, तपस्या और प्रेम के आधार पर महानता को प्राप्त करने वाला यह युवक नेता सदैव हमारी श्रद्धा का पात्र बना रहेगा। अंधविश्वास और पाखंड से दूर। अपनी इसी ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति के कारण आज़ाद के विचार काफ़ी प्रगतिशील और परिष्कृत बन गए थे, इम्प्रोवाइज्ड एंड एडवांस्ड, और वे अपने समाज में फैले हुए अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता के दोषों से बहुत कुछ ऊपर उठ गए थे। एक बार ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में जब वे भगवान दास से मिलने गए तो वहाँ कुछ विद्यार्थियों ने रात के समय उनको भूत का करिश्मा दिखलाकर भयभीत कराना चाहा। पहले तो आज़ाद हंसते रहे और कहा कि यह गुंडों की शरारत है, पर जब विद्यार्थी उनको सचमुच भूत होने का विश्वास दिलाने लगे तो वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, चल मैं देखूं कि किसे भूत है। लड़के उनको डराते और रोकते रहे, पर उन्होंने पास जाकर उन भूतों पर ऐसी ढेलेबाजी की कि वे सब भागते ही नजर आए। हार कर लड़कों ने अपनी चालाकी की बात स्वीकार कर ली और वे आज़ाद के भक्त और प्रशंसक बन गए। इसी प्रकार एक बार झांसी में दल के अर्थ संकट को दूर करने के लिए मास्टर रुद्र नारायण ने यह सुझाव दिया कि ओरछा में बेतवा नदी के किनारे एक लक्ष्मी जी का पुराना मंदिर है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक स्थान पर धन गड़ा है और उस पर एक सांप बैठा है।
जो धन को छूने नहीं देता। आजाद ने हंसकर कहा, अजी धन तो क्या होगा, पर मैं यह देखना चाहता हूं कि वह सांप धन को छूने कैसे नहीं देता है। यह ऑकल्ट, भूमिया, सांप वाप की बातें ढोपोर शंखों की हैं। मास्टर साहब ने कहा, तो फिर चलकर देख क्यों नहीं लेते। बस एक दिन शाम के समय 2 व्यक्तियों के साथ वे मौके पर पहुंच गए और रात भर खूब खुदाई की, पर नतीजा कुछ ना निकला। सवेरा होने पर तीनों व्यक्ति इस विषय पर वाद विवाद करते झांसी लौट आए। आजाद का अंत। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद ने किस प्रकार सच्चे वीरों की तरह मृत्यु का आलिंगन किया, इसकी झांकी तो हमने अध्याय के आरंभ में ही करा दी है, पर घटना में एक बहुत बड़ा रहस्य यह निहित है कि आजाद के दल के कुछ व्यक्तियों ने ही विश्वासघात करके पुलिस को सूचना दी और एक महान देशभक्त की हत्या का कलंक अपने सिर पर लिया। यह वह अवसर था जब दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबिर कैलाशपति के बयान के आधार पर पुलिस चारों तरफ क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई थी और आजाद के साथी एक एक करके पकड़े या मारे जा रहे थे। यद्यपि आजाद अब भी अपनी चिंता न करके साथियों के बचाव के लिए प्रयत्नशील थे, पर उनके ऊपर होनहार की काली छाया पड़ने लग गई थी। अपने ही साथियों के विश्वासघात और नीचतापूर्ण कृत्यों से वे दुखी हो गए थे और उन्होंने दल को भंग कर दिया था। इन्हीं गद्दारों की सहायता से पुलिस आजाद को फंसाने का ताना बाना पूरा कर रही थी। आजाद को पकड़ने का भार पुलिस इंस्पेक्टर शंभूनाथ को दिया गया था, जिसका वीरभद्र के साथ घनिष्ठ परिचय ही नहीं था, वरन घरेलू संबंध भी बताया जाता था। एक बात यह भी थी कि जिन सदस्यों के प्रति आजाद ने भ्रष्टाचार या दुराचार के लिए अनुशासन की कार्रवाई की थी, वे उनके शत्रु बन गए थे और ऊपर से मिले रहकर भीतर ही भीतर उनके नाश की योजनाओं में भाग ले रहे थे। यह एक ऐसा गोपनीय और विरक्तिकारक विषय है जिसका अधिकार विस्तार करना हमें पसंद नहीं। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई विश्वस्त प्रमाण या विवरण भी नहीं है। क्रांतिकारी दल के सब काम ऐसे गुप्त होते थे कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए उनकी असलियत समझ सकना संभव न था। इसलिए हम अल्फ्रेड पार्क की घटना के लिए क्रांतिकारी दल के प्रमुख सदस्यों के वक्तव्यों के आधार पर ही कुछ अनुमान लगा सकते हैं। आजाद और पुलिस के संघर्ष के सबसे अधिक प्रत्यक्षदर्शी गवाह सुखदेव राज हैं, जो आक्रमण के समय तक उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और जिन्होंने 2-4 मिनट लड़ने में भाग भी लिया। उनका कहना है कि जब हम पार्क में बातें कर रहे थे तो आजाद ने एकाएक कहा, वह देखो सामने सड़क पर वीरभद्र जा रहा है। वह देखो सामने सड़क पर वीरभद्र जा रहा है। शायद उसने हमको देखा नहीं। वीरभद्र भी क्रांतिकारी दल और उसकी केंद्रीय समिति का सदस्य था, पर इन दिनों आजाद का विरोधी बन गया था। इस संबंध में सुखदेव राज ने लिखा है, वीरभद्र को यशपाल द्वारा अपने प्राणदंड की सूचना मिल गई थी, इसलिए आजाद भैया और दल के विरुद्ध वह विद्रोही हो गया था। अंग्रेजों की पुलिस से उसके गठबंधन की बात अब किसी से भी छिपी नहीं थी। सत्याग्रह के सिलसिले में ही श्री रामचंद्र मुसद्दी भी वीरभद्र के साथ फैजाबाद जेल में थे। उनका कथन है कि मेरा यह दृढ़ मत है और मेरे पास प्रमाण हैं कि वीरभद्र ही आजाद की शहादत के लिए जिम्मेदार है। आजाद के परम विश्वास पात्र श्री वैशंपायन ने लिखा है, वीरभद्र तिवारी आजाद की शहादत के दिन इलाहाबाद में ही था। आजाद के परम विश्वास पात्र श्री वैशंपायन ने लिखा है, वीरभद्र तिवारी आजाद की शहादत के दिन इलाहाबाद में ही था। वीरभद्र उत्तर प्रदेश में, विशेषकर कानपुर में क्रांतिकारी दल का कोई ऐसा एक्शन नहीं होने देना चाहता था जिससे पुलिस सतर्क हो उससे उत्तर मांगती, क्योंकि वह पुलिस का मुखबिर भी था। इसलिए आज़ाद जब उसे कानपुर के एक एक्शन में ले जाना चाहते थे
तो वह सत्याग्रह करके जेल चला गया। परंतु कैलाशपति मुखबिर ने जब यह बताया कि वीरभद्र केंद्रीय समिति का सदस्य था, तो सीआईडी का सुपरिटेंडेंट नाट बावर उससे मिला और उसे धमकाया कि वह आज़ाद का पता बताए, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह के साथी और पुराने क्रांतिकारी श्री काशीराम ने, जो इस समय पौंडीचेरी के अरविंद आश्रम में रहते हैं, 9 अप्रैल 1967 ईस्वी के साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखा था, आज़ाद की शहादत का जिम्मेदार कौन? यह प्रश्न दर असल बहुत गंभीर है। वीरभद्र तो इसकी एक क्षुद्र कड़ी मात्र है। असली आदमी तो वह जान पड़ता है जिसने इलाहाबाद के पार्टी के रुपए हजम किए और पुलिस को भी आज़ाद के संबंध में इत्तला दी। क्रांतिकारी इतिहास लेखक श्री मनमथ नाथ गुप्त लिखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद यह तर्क वितर्क चालू रहा है कि वीरभद्र ने मुखबिरी करके उनको मरवाया। सभी क्रांतिकारियों ने उसे ही दोषी माना है। केवल यशपाल ने वीरभद्र को दोषमुक्त करने की चेष्टा की है। इस संबंध में यशपाल का वक्तव्य इस कारण विशेष अर्थ नहीं रखता कि यशपाल को मृत्युदंड से वीरभद्र ने बचाया था। इस कारण शायद वे वीरभद्र के एहसान का बदला दे रहे हों। इन सब वक्तव्यों को जान लेने के पश्चात यदि कोई निष्पक्ष व्यक्ति वीरभद्र को न्यूनाधिक दोषी ठहराए तो इसे अन्याय नहीं कहा जाएगा। यह स्पष्ट ही है कि काकोरी केस में पकड़े जाने के बाद से ही उसने क्रांतिकारियों तथा पुलिस दोनों से मिले रहने की नीति अपनाई और इस प्रकार हर तरह से लाभ उठाने की कोशिश करता रहा। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर हम सुखदेव राज के अंतिम निष्कर्ष को अधिकांश में सही मान सकते हैं। वीरभद्र जन्मजात विश्वासघाती था। वह ना पार्टी के विश्वास पर खरा उतरा, ना पुलिस के और ना नारी। हर जगह और हर हालत में वह अपना ही उल्लू सीधा करता रहा। अब इतने समय बाद यह विवाद उठाना एक प्रकार से असामयिक ही है कि आज़ाद को मरवाने में किस किस का हाथ था और उनमें कौन प्रमुख और कौन गौड़ था। कुछ भी हो, परिस्थितियों को देखते हुए वीरभद्र को उसी समय अन्य क्रांतिकारियों ने दोषी माना था और 2 बार उसे गोली मारने की चेष्टा भी की गई थी। हम तो इतना ही कहेंगे कि आज़ाद जैसे भारत माता के सपूत के साथ विश्वासघात करने वाला कोई भी हो, इस प्रकार के आचरण द्वारा उसने अपने मस्तक पर कलंक का अमिट टीका ही लगा लिया है। ऐसा व्यक्ति सदा घृणा का पात्र रहेगा और लोक या परलोक कहीं भी सुखी नहीं रह सकेगा। मृत्यु का अंतिम दृश्य। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद ने शत्रु के दल बल के साथ खुले तौर पर युद्ध करते हुए वीरगति पाई। वह समय घोर राजनीतिक अशांति का था। गांधी जी का नमक सत्याग्रह चल रहा था और गिरफ्तारियां अथवा गोली चलना उन दिनों मामूली बात थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता अहिंसात्मक आचरण की प्रतिज्ञा करने के कारण आज़ाद और भगत सिंह जैसे हिंसात्मक आंदोलन वालों से सहयोग करने को तैयार न थे। यद्यपि चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करके भविष्य के लिए हिंसा का त्याग करने का विचार प्रकट किया था, जिसका वर्णन नेहरू जी की आत्मकथा में मिलता है। फिर भी आज़ाद की मृत्यु के दिन तक कांग्रेस और क्रांतिकारियों के रास्ते अलग अलग ही थे। इसलिए जब इलाहाबाद के कुछ देशभक्तों के प्रयत्न से आज़ाद की चिता की राख और अस्थियों का जुलूस निकाला गया, तो कांग्रेस वालों में से केवल श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और कमला नेहरू ने आगे बढ़कर उस कार्य में सहयोग देने का साहस किया। चंद्रशेखर के अस्थि कलश का सम्मान करने की सभा पुरुषोत्तम दास पार्क में की गई, जिसमें सौभाग्यवश महान क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिमा भी उपस्थित हो गई। उन्होंने सभा में कहा, खुदीराम बोस की भस्मी को लोगों ने ताबीज़ों में भरकर अपने बच्चों को पहनाया था, ताकि उनके बच्चे भी खुदीराम की ही तरह बहादुर देशभक्त बने।
मैं उसी भावना से भाई आजाद की राख की चुटकी लेने आई हूं। भगत सिंह के सच्चे सहयोगी श्री भगवती चरण की धर्मपत्नी और स्वयं क्रांतिकारी दल में रहकर शत्रुओं पर गोली चलाने वाली दुर्गा भाभी ने आजाद के अंतिम समय का वर्णन करते हुए नर्मदा के विशेष अंक में लिखा था, भैया आजाद सरल स्वभाव के थे। दावपेच और कपट की बातों में उनका दम घुटता था। उस समय पूरे देश में एक संगठन था और उसके केंद्र आजाद थे। काम के लिए हम सभी सच्चे और ईमानदार थे, किंतु साधारण वातावरण दूषित होने लग गया था। क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ गई थी, पर हर तरह के व्यक्ति उसमें आने लगे थे और झगड़े झंझट भी बढ़ रहे थे। भैया का जीवन इस प्रकार पैदा हुई समस्याओं से उलझने लगा। वे खिन्न और दुखित रहने लगे। कोई ठोस काम हो ना पा रहा था। समय ने भी इसमें योग दिया। मित्र ने उनके साथ प्रतिघात किया और वह कलाकार संसार से रूठकर चला गया। श्री मनमथनाथ ने ठीक ही लिखा है, शायद ही कोई अन्य क्रांतिकारी 7 साल तक खतरनाक से खतरनाक कार्य करते हुए रंगमंच पर रहे हों। तथ्य यह है कि उनके पांव में उनके युग के उत्तर भारत के सारे क्रांतिकारियों के पैर आ जाते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के लेखक के ये शब्द भी यथार्थ हैं। आजाद जिस सिद्धांत को लेकर क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे, उसकी पूर्ति आज भी नहीं हुई है। वे समाजवादी शासन व्यवस्था के पक्के समर्थक थे। उनके प्रति उचित श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम उनके स्वप्न को साकार करें। निस्संदेह सच्चे क्रांतिकारियों के मनोभाव और सिद्धांत ही उनके सर्वस्व होते हैं। उन्हीं की खातिर वे हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक सम्मान हम तभी कर सकते हैं जब देश और समाज के कल्याण के लिए अपने को खपा दें।